पिछली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं जैसे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का हम अध्ययन कर चुके हैं। संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अब तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इसमें भी जो क्रियाशील पदार्थ हैं, जो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ हैं, वो एक अधिक क्रियाशील होता है, एक कम क्रियाशील होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, वो एक कम क्रियाशील होता है, एक अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील वाला जो पदार्थ है वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं, क्योंकि जो अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ है वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को अपने स्थान से हटाएगा, विस्थापित करेगा और उसके स्थान पर खुद वो जो है उस यौगिक से क्रिया करके किसी अन्य यौगिक का निर्माण कर देता है, जिसमें आप वीडियो में देख रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं और उभय अपघटन अभिक्रियाएं। एकल विस्थापन अभिक्रिया को सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उभय अपघटन अभिक्रिया को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब एकल विस्थापन अभिक्रियाएं में जिस प्रकार हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फेरस Fe जब CuSO4 से क्रिया करता है, फेरस जब CuSO4 से क्रिया करता है, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, तो इसमें एक पदार्थ अधिक क्रियाशील होता है, एक पदार्थ कम क्रियाशील होता है। जैसे आयरन Fe कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है, तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील पदार्थ है। तो आयरन कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर का निर्माण होता है। तो इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है, अर्थात Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। इस प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जिंक Zn, जिसका सूत्र है Zn + CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो जिंक सल्फेट, जिसको ZnSO4 से प्रदर्शित करते हैं, और कॉपर का निर्माण करता है। अर्थात जब जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है और उसका जगह अब खुद स्थापित हो जाता है, अर्थात एक पदार्थ एक यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नंबर 2 है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। ये विस्थापन अभिक्रियाओं का ही प्रकार है, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया था कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, जिसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये अभिक्रियाएं भी जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इसमें जो यौगिक भाग लेते हैं वो यौगिक आपस में नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोनों यौगिक आपस में परस्पर मिलकर के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इन्हें जो हैं, क्योंकि ये जो नए उत्पाद बनाते हैं आपस में मिल करके और दो नए उत्पाद बनते हैं, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जब सोडियम सल्फेट
Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड, सूत्र आप देख सकते हैं कि Na2SO4 BaCl2 के साथ मिलकर के अभिक्रिया करता है तो BaSO4 बनता है और NaCl बनता है। अर्थात जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। अर्थात दो पदार्थ बनते हैं, दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। तो इस प्रकार इन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये अभी आपने जो समझी है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 4 आता है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं हैं इनको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। देख रहे हैं आप सभी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं, अर्थात ये ऊष्मा ग्रहण भी करती हैं और ऊष्मा निकालती भी हैं। तो ऊष्मा को ग्रहण करने और निकालने के आधार पर इनको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये ऊष्मा को निर्मुक्त करती हैं, ऊष्मा को फ्री करती हैं, अर्थात इनसे जो है ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी सभी क्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है कि ये अभिक्रियाएं जो हैं ऊष्मा को मुक्त करती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसको प्लस से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है, उसको हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं, जो इस बात को इंगित करता है, इस बात की सूचना देता है कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऊर्जा फ्री करती हैं, एनर्जी फ्री करती हैं, ऊर्जा इनसे निकलती है। जैसा कि एक उदाहरण आप देख सकते हैं, कार्बन जब O2 के साथ क्रिया करती है, कार्बन जब O2 के साथ क्रिया करती है तो CO2 मिलता है, CO2 प्राप्त होती है और 94 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है, निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं कि इसमें लगभग 94 किलो कैलोरी एनर्जी प्लस में है, अर्थात मुक्त होती है। तो इसको प्लस से ही हम प्रदर्शित करते हैं और जो इस बात को बताता है कि इससे ये ऊर्जा निकलती है। दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। दूसरा प्रकार जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं एनर्जी ग्रहण करती हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं एनर्जी ग्रहण करती हैं, ये ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। तो इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जैसा कि इनके नाम से ही समझा जा सकता है कि ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है अपनी अभिक्रिया को पूरा करने में ऊर्जा ग्रहण करती है, ऊष्मा को ग्रहण करती है। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और क्योंकि ये ऊष्मा लेती हैं इसलिए इनको माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और लगभग 45 किलो कैलोरी ऊष्मा ली जाती है। 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। तो इसको माइनस से प्रदर्शित किया गया क्योंकि इस अभिक्रिया को पूरा करने में ऊष्मा ग्रहण की गई है, ऊष्मा का अवशोषण किया गया है। तो इसको हम माइनस से 45 किलो कैलोरी अर्थात 45 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है अवशोषित की जाती है। तो नंबर 4 जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो 2 प्रकार की होती हैं,
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो ऊष्मा निकालने का काम करती हैं, ऊष्मा को मुक्त करती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इससे नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। आप इसको आसानी से देख भी सकते हैं कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन एंड अपचयन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं, अर्थात ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस। अब हम ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और जो पदार्थ या जो यौगिक इसमें भाग लेते हैं उनको हम ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। जो पदार्थ इसमें भाग लेते हैं उनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसी प्रकार अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, अपचयन अभिक्रियाएं हैं, उनमें जो है हाइड्रोजन का संयोग होता है और जो पदार्थ अपचयन अभिक्रियाओं को पूरा करते हैं, अपचयन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको हम अपचायक एजेंट्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये जो अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकारक एजेंट्स भाग लेते हैं और रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट्स भाग लेते हैं। तो इससे आगे जब बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रियाएं जो हैं, इसमें ऑक्सीजन का कैसे योग होता है और हाइड्रोजन का कैसे संयोग होता है। तो पहले हम इसमें ऑक्सीडेशन के बारे में चर्चा करते हैं और इसमें बताया जाता है, इसको समझ भी सकते हैं कि जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिसमें परमाणु हो या कोई अणु हो या कोई आयन हो, परमाणु से, अणु से या आयन से कोई इलेक्ट्रॉन अलग होता हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती हो, तो ऐसे अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनमें परमाणु, अणु या किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कम होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब SnCl2 Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो SnCl4 बनता है। SnCl2 जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो SnCl4 बनता है। MnO2 HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो MnCl2 बनता है, Cl2 बनता है प्लस H2O बनता है। और भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे Zn प्लस CuSO4। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, Cu बनता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सभी ऑक्सीकरण रिएक्शन हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं। इससे आगे आता है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रियाएं, जिसमें अभी आपको पहले बताया गया था कि इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। उन सभी अभिक्रियाओं को हम जो हैं रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि जब किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण की जाती है, ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन पृथक किया जाता है और अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता,
इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अपचयन अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। दोबारा भी इसको समझा जा सकता है कि जब किसी अभिक्रिया के अंदर परमाणु, अणु या किसी भी अन्य आयन से आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं CuCl2 प्लस Cu। कॉपर क्लोराइड को जब कॉपर के साथ अभिक्रिया की जाती है तो इसमें 2CuCl बनता है। ZnO की C के साथ अभिक्रिया की जाती है तो Zn प्लस CO बनते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो ये रिएक्शन जो है हमारी रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके जो पदार्थ हैं, कुछ यौगिक जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कुछ यौगिक जो अपचयन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको हम उसी के आधार पर, उन समीकरणों के आधार पर, अभिक्रियाओं के आधार पर कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अपचायक पदार्थ कहा जाता है। अभी हम जो अध्ययन कर रहे थे इस अभ्यास के अंदर कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक समीकरण के बारे में कि ये कितने प्रकार की होती हैं, वे नंबर 1, दोबारा मैं इसमें एक बार फिर दोहरा दूं, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया कहा जाता है। नंबर 4 ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में अभी आपने अध्ययन किया है। वीडियो को आप देखें, इसको समझें। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आती है, कोई कठिनाई आती है तो इसको दोबारा फ़ोन करके अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखें, फ़ोन करके संपर्क करें, किंतु इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो इसके क्वेश्चन हैं वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि चेक पॉइंट 1.2 ये आपके पास वीडियो के माध्यम से चेक पॉइंट 1.2 वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा। सभी बच्चे यूट्यूब चैनल SSMIC पर जाकर इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे उन वीडियो को बनाने में आगे से सुधार किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो, हर टीचर की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।